Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि जितने भी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में वो सिस्टम हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो भी फूड हम खा रहे होते हैं वो लिक्विड में या बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स में चेंज हो जाए और वो हजम के डाइजेस्ट के काबिल हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ये डाइजेशन जो है वो कहाँ पर होता है, ये डाइजेशन जो है ये आपके मौजूद एलिमेंट्री कैनाल जो बहुत लॉन्ग ट्यूब होता है इसमें ये प्रोसेस हो रहा होता है और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब ये डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन का प्रोसेस जो है माउथ से शुरू होता है। माउथ में मौजूद टीथ जो है वो फूड को च्यो करने के काबिल, चिबाने के काबिल बनाते हैं और यहाँ मौजूद स्लाइवर जो इसके साथ मिक्स होते हैं और इस तरह से फूड जो है पास आउट हो जाता है आपके एसोफिगस में, या फूड पाइप कहते हैं, ब्लेड कहते हैं इसे। फिर ये जो फूड है यहाँ से पास आउट होने के बाद आपके स्टमक में आता है। स्टमक में आपके कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं। गैस्ट्रिक जूस होते हैं फूड को डाइजेस्ट के काबिल बनाते हैं और कुछ HCl जो है वो फूड को में मौजूद जरासीम को किल करते हैं और कुछ फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल में मजीद जो है स्टमक के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मजीद छोटे हिस्सों में ये छोटे पार्ट्स में ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। फिर यहाँ से जो है स्टमक से आपके फूड जो है आपके एलिमेंट्री कैनाल यानी कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, पास आउट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस आते हैं और यहाँ पे मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वगैरह डाइजेस्ट हो जाते हैं और बाकी जो आपका फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच करके जितना भी फूड एब्जॉर्ब होना होता है वो फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट आपके रेक्टम एनस के जरिए खारिज हो जाता है, पास आउट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। इंटेस्टाइन में फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विलस होते हैं, फिंगर लाइन प्रोजेक्शन होता है। जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है वो विलस में मौजूद फिंगर लाइन प्रोजेक्शन में मौजूद बारीक बारीक खून की नालियाँ होती हैं, वहाँ पे फूड जो है एब्जॉर्ब होकर के आपके लीवर में पहुँच जाता है। ठीक है, ये तो था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे फूड एंड हेल्थ, यानी कि ज़्यादा खाना खाने से आपको क्या नुकसान होता है या आपकी डाइट अगर सही ना हो तो उसके क्या नुकसान आते हैं वो हम पढ़ेंगे। ईटिंग टू मच कैन लीड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपका वेट इंक्रीज हो जाता है जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। ईटिंग टू मच द वर्किंग काइंड ऑफ फूड सच एज फैटी, शुगर, साल्टी फूड स्पेशली डेंजरस, यानी कि बहुत ज़्यादा आप फैटी चीज़ें खा लें या फास्ट फूड खा लें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें या बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें, इस तरह की मतलब कि डाइट आप बिल्कुल आउट बैलेंस डाइट ना लें तो यकीनन आपकी बॉडी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपका बढ़ जाता है। और फिर ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है या फैटी सब्सटेंस क्या होता है आपके आर्टरी में चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और आपके आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने की वजह से आपका ब्लड के जो फ्लो है, ब्लड का जो प्रेशर है वो आपका क्या होता है बहुत मुश्किल से फ्लो होता है, वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपके आर्टरी जो है बंद हो जाता है और हार्ट अटैक का मसला हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप शुगर वाली चीज़ें खाएंगे, मीठी चीज़ें खाएंगे तो आपका टूथ डिके यानी कि दांत खराब हो सकता है और बहुत ज़्यादा, और फिर आप मज़ीद और ज़्यादा खाने की वजह से आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपकी वेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है और मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो थे आपके फूड डाइट का ना ख्याल करने की वजह से जो भी आपके नुकसान थे, डेंजर्स जो थे वो आपको बता दिया है। अब डाइटरी फाइबर आपको क्यों ज़रूरी है, क्यों आपके खाने में डाइटरी फाइबर होना चाहिए, रफेज होना चाहिए। फाइबर बेसिकली है कि फाइबर इज अ ब्रांड ऑफ सेल्स एंड सेलुलोज वॉल ऑफ द प्लांट। फाइबर बेसिकली है कि ब्रांड ऑफ सेल्स, यानी कि आपके खाने में भूसा या दालों की तरह की जो चीज़ें होती हैं जो सेलुलोज जिसमें पाए जाते हैं
तो उसे हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। ये रफेज क्या होता है, पासेस अनचेंज थ्रू द गट बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्ट। ये क्या होता है, आपके खाने में मौजूद जो भी डाइट है जो आपके डाइजेशन में मसला करती है उनके साथ ये मिल जाते हैं, मगर ये फाइबर जो है डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, फाइबर इज डाइट इज इम्पोर्टेंट। फाइबर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर इट हेल्प्स अवॉइड ओबेसिटी, ये आपको ओबेसिटी से बचा रही होती है बाय एडिंग इनडाइजेस्टेबल मैटर ऑफ फूड। जो ऐसी चीज़ें जो आपके डाइजेस्ट नहीं हो रही होती उनके साथ ये मिल करके आपको ओबेसिटी से बचा रही होती है। इट एब्जॉर्ब पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम फूड, ये डाइटरी फाइबर क्या करती है, जो पॉइजनस चीज़ें जो आपके खाने में मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करती है। इस तरह से आप पॉइजनस से आप बच जाते हैं। हाई फाइबर फूड हैव मोर बल्क, यानी कि जो फाइबर फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बल्की होता है, यानी उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से ये मसल्स में ग्रिप बना लेते हैं और फिर जो है जो अनडाइजेस्ट फूड जो है वो आराम से आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है। लो फाइबर डाइट आर मेक लाइकली, लो फाइबर जो डाइट है जो आपको कॉन्स्टिपेशन का बायस बनता है, हार्ट डिजीज का बायस बनता है, डायबिटिक्स और कैंसर का बायस बन जाता है। ये थे डाइटरी फाइबर के फायदे। अब डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनडाइजेशंस यानी कि बदहजमी होती है अगर आपके डाइट सही नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या आप बहुत कम खाएं या आप बहुत मिर्च मसालों वाली चीज़ें खाते हैं, तो उससे क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहला तो डिसऑर्डर जो है आपका वो इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन जो है ये बदहजमी क्यों होता है, जब आप टू मच गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस, जब आपके बॉडी में या आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इट कैन हैपन पर्सन डज नॉट ईट रेगुलरली। जब गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा यानी आपको बदहजमी सा होने लगता है तो आप बहुत ज़्यादा जो है आप खा नहीं सकते, सही से खाना नहीं खा सकते, आपको डायरिया हो सकता है, आपको आप पेनफुल यानी कि आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए आप इंडाइजेशन से बचने के लिए, बदहजमी से बचने के लिए या तो आप वेजिटेबल या फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, या तो फिर जो है मेडिसिन यूज़ करना पड़ता है पेशेंट्स को, जिसको हम लैक्सेटिव्स कहते हैं। यूज़ करने से आप इंडाइजेशन से बच सकते हैं और अपने डाइट को दोबारा से कंज्यूम कर सकते हैं। अल्सर, दूसरा जो डिसऑर्डर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो अल्सर है। अल्सर क्या है, अल्सर एक सोर है, एक जख्म है, एक लाइनिंग है जो आपके स्टमक में जो है बन जाता है और ये आपके स्टमक के वॉल में मौजूद होता है। दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल, जो बहुत ज़्यादा दर्द का बायस बनता है। पीपल विद अल्सर शुड अवॉइड स्पाइसी फूड, जो जिस पेशेंट को अल्सर की शिकायत होती है उन्हें चाहिए कि वो स्पाइसी फूड से अवॉइड करें, बचें। इसके बचने के लिए जो भी लोग जो हैं या पेशेंट जो हैं वो मेडिसिन ले रहे होते हैं और मेडिसिन लेने जाओ या फिर बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल या दही का इस्तेमाल या अंडे का इस्तेमाल करके इस अल्सर को रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट सिस्टम जो है हमारा, जो ह्यूमन बीइंग में ऑर्गन सिस्टम है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों चल रही है, रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलता है, रेस्पिरेशन से हम जो है चलने के लिए, वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए, फूड खाने के लिए, यानी कोई भी काम करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होती है, एनर्जी हमें चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, ज़ाहिर है एनर्जी हमें जब हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है, मगर डायरेक्ट एनर्जी हमें खाने से तो नहीं मिल रहा होता, बल्कि जब हम रेस्पायर करते हैं और रेस्पायरेशन की वजह से वो जो फूड है फूड की ब्रेकिंग डाउन हो जाती है, यानी वो फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उस फूड के ऑक्सीडाइज होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनहेल करने की वजह से वो ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ रिएक्ट करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है और ऑक्सीडाइज करता है, तो जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम अपने वर्क करने में हम यूज़ करते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है हमारे नोज से स्टार्ट होता है। नोज के थ्रू जो है ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन जो है हमारे लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स तक हमारे पहुंच जाते हैं। लैरिंक्स से फिर एक सॉफ्ट बोन की एक लाइनिंग आती है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया से फिर ये
ब्रोंकस के थ्रू जो है बहुत मिलियन ऑफ ब्रोंकाई जो है पाइप होती हैं, वहाँ पे ये जो एयर जो है इंटर हो जाता है और ब्रोंकाई के थ्रू जो है वो एयर सैक्स, यानी छोटे छोटे खाने होते हैं एयर के, वहाँ पे पहुँचते हैं और उस एल्वियोलाई में बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ऑक्सीजन जो है ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके हार्ट में नल वैन के थ्रू जो है पहुँच जाता है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो है इंटरकोस्टल, ये लंग्स जो है कहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को रिब्स प्रोटेक्ट करता है और रिब्स, दो रिब्स के दरमियान में एक मसल्स होता है जो रिब्स को आपस में जॉइंट करके रखता है, जिसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो ये इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है वो इंक्रीज, इंटरकोस्टल मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनहेल करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब केज क्या होता है, ये रिब केज ऊपर की तरफ आ जाता है और चेस्ट हमारा क्या होता है, चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो एक्सहेल करने में क्या होता है कि ये इंटरकोस्टल मसल जो है, जब हम इनहेल करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है वो जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो रिब केज क्या होता है, डाउनवर्ड होना शुरू हो जाता है और चेस्ट का वॉल्यूम भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। डायाफ्राम क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम क्या होता है, ये भी एक मसल्स है जो ब्रीथिंग मूवमेंट में आपकी हेल्प आउट कर रहा होता है। अब जो है कि कौन कौन से गैसेस है जो हम इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं, यानी कि ब्रीथ में हम इन और आउट कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट से, वो क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने 21% है जो हम इनहेल करते हैं यानी कि अंदर दाखिल करते हैं और 60% जो है एयर जो है वो हमें एक्सहेल कर रहे हैं यानी कि ब्रीथिंग के टाइम पे हम आउट कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.05% होता है, जबकि इनहेल होता है और 4% एक्सहेल हो रहा होता है यानी आउट हो रहा होता है। नाइट्रोजन 79% इन और 79% ही आउट हो रहा होता है। वाटर वेपर्स बहुत लिटिल अमाउंट में हम इनहेल करते हैं और लॉट ऑफ अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसे एक्सहेल कर रहे होते हैं, आउट कर रहे होते हैं। अब ये है कि रेस्पिरेशन और बर्निंग में क्या डिफरेंसेस है, क्या कंपैरिजन और डिफरेंसेस है, वो हम पढ़ेंगे। सिमिलरिटीज़ क्या है, बर्निंग और रेस्पिरेशन दोनों में क्या होता है, एनर्जी हमें मिल रही होती है। ज़ाहिर रेस्पिरेट हम कर रहे होते हैं तो एनर्जी हासिल होती है और बर्निंग में भी जब कोई चीज़ हम जला रहे होते हैं तो उसमें भी एनर्जी हमें एज अ फ्यूल जो है मिल रहे होते हैं। बोथ यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और बर्निंग में भी हम रेस्पिरेशन में भी हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है, जबकि बर्निंग में भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। डिफरेंसेस क्या है, रेस्पिरेशन और बर्निंग में रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी मोर स्लोली देन बर्निंग। रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है बहुत स्लो अंदाज में हमें एनर्जी मिल रही होती है, जबकि बर्निंग में बहुत फास्ट जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी कंट्रोल। रेस्पिरेशन में जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ओनली हीट। रेस्पिरेशन जो है सिर्फ हीट प्रोड्यूस करती है। बर्निंग प्रोड्यूस लाइट एज वेल एज हीट, जबकि बर्निंग जो है हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस कर रही होती है। एग्जाम्पल जो है फायर है। अब रेस्पिरेशन के डिसऑर्डर क्या है या रेस्पिरेटरी डिजीज क्या है और इसकी वजह क्या है। स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर वाइल इसकी किल्स मिलियन ऑफ पीपल एवरी ईयर। यानी स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो जाता है और इसकी वजह से हर साल जो है मिलियंस पीपल जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं या वो मर जाते हैं। अब कैंसर, अब स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, पहला कैंसर है। कैंसर इज अ डिजीज विच इज सेल स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली अंटिल दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल। कैंसर में क्या होता है कि सेल जो है आपकी बहुत रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो आउट ऑफ कंट्रोल इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो इतने ज़्यादा होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लंग कैंसर कैन बी प्रोड्यूस अ ग्रोथ सो बिग। इसमें जो आउट ग्रोथ होती है कैंसर की, जो एक जख्म बन जाता है
ग्रोथ जो उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। वो जो नालियाँ जो हैं जो लंग्स में ऑक्सीजन ले जाने के बायस बनती हैं वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज हो जाती है, सांस लेने में मुश्किलात हो जाती हैं। एम्फीजीमा लंग कंडीशन इन विच वॉल ऑफ अल्वेलाई बिकम थिन। जो एयर सैक चैम्बर है, जो हवा जहाँ पे ऑक्सीजन आके रुकती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होती है, वो हवा के खाने जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं वो बहुत पतली हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है, इवेंचुअली ब्रेक डाउन, और यहाँ तक कि वो ब्रेक डाउन हो जाए, यानी टूट जाती है, लिविंग लार्ज इन बिटवीन स्पेस, और उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात होती हैं। और फिर जो हेवी स्मोकिंग है उसमें मुश्किलात होती है। ब्रोंकाइटिस इज अ फ्लेमेशन ऑफ द एयर पासिंग इन द लंग्स। सांस के जितने भी रास्ते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, यानी सूजन हो जाता है। दे रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्ट करने की वजह से होता है। बट स्मोकिंग मेक्स द कंडीशन वर्स। मगर स्मोकिंग जो है, इस स्मोकिंग या सांस लेना, इसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है, परेशानी के बायस बनते हैं। इससे रेस्पिरेटरी डिजीज से बचने के लिए हमें क्या प्रिवेंशन होनी चाहिए, या क्या हिफाजती तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए, या क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए? ये सबसे पहले क्या है, मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस। आपको क्या करना है? फिजिकल फिटनेस, अपने फिटनेस का, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ईट नरिशिंग एंड बैलेंस डाइट, बैलेंस मील्स, यानी आपको खाने का बहुत ज़्यादा ख्याल, नरिशिंग फूड, यानी जो चीज़ें आपकी बॉडी को रिक्वायर हो उस तरह की चीज़ें खानी है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं यूज़ करना। अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड वेडली वेंटिलेटेड प्लेसेस, जहाँ बहुत ज़्यादा हजूम हो और वेंटिलेटेड का प्रोसेस ना हो, वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। पोल्यूशन वाले एरिया से आपको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक मेडिसिन, इसके अलावा इस अवॉइड के साथ साथ अगर आपको कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ या प्रॉब्लम्स है तो फिर डॉक्टर के पास जा करके आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ की क्योर कर सकते हैं और इससे आप बच सकते हैं। ये तो था हमारा आज का चैप्टर। अब हम आपको बताएंगे वर्क जो आपको दिया गया है इस फॉर्म में। इसमें आपने क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, वीडियो देखना है और उसको अच्छी तरह से समझ करके उसके बाद आपने टाइटल पेज बनाना है। 1 पेज राइटिंग के बाद आपने वर्ड्स मीनिंग लिखना है और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर्स आपने कॉपी में लिखना भी है, याद भी करना है। उसके बाद MCQs है, इसे भी करना है। उसके बाद कुछ आपको यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है, जिसमें यहाँ पे एक्टिविटी के नेम द करेक्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के करेक्ट पार्ट आपको लिखना है। और डायग्राम है, डायग्राम क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम जो है आपको आप अपनी कॉपी में बनाना है। ये तो था आपका साइंस चैप्टर नंबर 2 है। आई होप सो कि आपको ये सारे चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आप ये काम करवा के स्कूल में जमा करवाएं। थैंक यू।